देखिए, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़ पढ़ी, जिसमें 4 एक्टिविटीज़ थी। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन फाइंड आउट करना था, देन आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन था, फिर सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, लास्टली वी हैड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। देखिए, 4 एक्टिविटीज़ आपको करनी है जब भी कभी सॉफ्टवेयर बनाना तब। अब ये 4 एक्टिविटीज़ को करने के लिए यहाँ पे कुछ मॉडल्स के नाम भी दिए गए हैं। मतलब डिफरेंट इन चारों प्रोसेस को यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट नामों से हम इन कामों को करवाते हैं। अभी जो हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स की, उसमें 3 मॉडल्स आपके सामने दिए गए हैं। फर्स्ट है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा इवोल्यूशनरी मॉडल और तीसरा है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन आप लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की, वो क्या लिखी हुई है कि अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। देखिए, सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस वही होंगी जो हमने पढ़ी 4, बट इनको प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा। काम वही करना है, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट समझनी है, फिर डिज़ाइन करना है, फिर वेरिफिकेशन एंड देन इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल। तो सबसे पहला मॉडल जो है आपका वाटरफॉल मॉडल है। नोट्स आपके पास है, फोटो मैंने अलग से भेजी थी इसकी, जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि वो वाटरफॉल मॉडल होता है क्या। तो देखिए, वाटरफॉल मॉडल का अगर डायग्राम आप लोग देखें तो ये बेसिकली एक लीनियर प्रोसेस है, जिससे 5 स्टेजेस दी गई हैं। हर एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज काम करती है। पहले फर्स्ट फेज चलेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड फेज चलेगा, जब सेकंड फेज कंप्लीट हो जाएगा देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। ओवरलैपिंग नहीं होती स्टेजेस की। जब तक पहला फेस या स्टेज कंप्लीट नहीं होगा सेकंड वाला नहीं चलेगा। सेकंड वाला कंप्लीट होगा, एक आउटपुट जनरेट करेगा, वो आउटपुट एज ए इनपुट सेकंड वाले के अंदर जाएगा। सेकंड वाला कंप्लीट हो जाएगा, आउटपुट जनरेट करेगा तो वो थर्ड वाले के पास जाएगा, एंड ऐसे ही इस तरीके से ये चलता रहेगा। द वाटरफॉल मॉडल इज अ लीनियर सीक्वेंशियल अप्रोच वेयर ईच फंडामेंटल एक्टिविटी ऑफ अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सेपरेट फेज। देखिए, लीनियर प्रोसेस है जिसमें हर फेज इंडिविजुअल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा इन लीनियर ऑर्डर। The waterfall model requires that all activities must be planned and scheduled before starting actual work। देखिए, वाटरफॉल मॉडल में ये है कि जो भी काम आपको करना है वो पहले से आपको डिसाइड करना है कि मुझे ये काम करवाना है, देन आफ्टर इस वाटरफॉल मॉडल को अप्लाई करेंगे डिजाइनिंग के ऊपर। द फंडामेंटल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ वाटरफॉल मॉडल आर बीइंग लिस्टेड बिलो। अब एक एक करके हम लोग वो फेजेस पढ़ेंगे जो वाटरफॉल मॉडल में होते हैं। एवरी फेज takes input from the output of previous phase, and thus every phase has to be completed before the next phase start, and there is no overlapping of the phase। ये मैंने आपको पहले ही कह दिया कि जब एक फेज चलेगा तो वो फेज तभी चल सकता है जब उससे प्रीवियस फेज कंप्लीट हो चुका हो। मतलब फर्स्ट फेज चलता है, वो कंप्लीट होता है, देन ओनली आफ्टर सेकंड फेज चलेगा। अगर वो कंप्लीट नहीं होता है तो सेकंड फेज नहीं चलेगा। फर्स्ट फेज का आउटपुट सेकंड फेज में इनपुट की तरीके से काम करेगा, और ओवरलैपिंग ऑफ द फेजेस नहीं होगी। एक बार में सिर्फ एक ही फेज चलेगा। तो इसमें 5 फेज है। सबसे पहला फेज है आपका रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये इतनी जैसे हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में आ गया होगा रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या बोलना चाहता है। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एनी डेवलपमेंट प्रोसेस वेयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर गैदर्ड। इट ऑल्सो प्रोवाइड बेसिस फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट कॉस्ट, रिस्क एंड शेड्यूल्स। देखिए, इसमें लिखा है कि ये फाउंडेशन है किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस का, क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि यूज़र आपके सॉफ्टवेयर से चाहता क्या है। आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो यूज़र की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप गैदर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन लगाया जाएगा कि क्या कॉस्ट एस्टिमेशन है उसकी। देन सेकंड फेज आता है एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन। दिस फेज डिज़ाइन द ओवरऑल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर फॉर द प्रपोज सॉफ्टवेयर सिस्टम। देखिए, ये एनालाइज करेगा पूरे का पूरा ओवरऑल सिस्टम डिज़ाइन करके देगा कि भैया ये ब्लूप्रिंट बना के देगा पूरा। दिस फेज एनालिसिस स्पेसिफिकेशन एंड आइडेंटिफाइज द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप। ये जो फेज़ होगा ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बना के देगा, एक ब्लूप्रिंट बना के देगा, और जितने भी मॉड्यूल्स या फंक्शंस आप इस सॉफ्टवेयर में यूज़ करेंगे उन सबका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके आपको समझाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग, ये फेज़। इन दिस फेज द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज रियलाइज्ड एज अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट थ्रू प्रोग्रामिंग, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखिए, आपको ऊपर आपने ब्लूप्रिंट बना लिया तो अब यहाँ पे कोडिंग और डिज़ाइनिंग वाला काम में आ जाएगा। कोडिंग कर ली, डिज़ाइनिंग कर ली, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, तो ये सारा काम इस फेज में करना है। हेयर द कंपोनेंट आर टेस्टेड अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट टू एंश्योर दैट ईच कंपोनेंट मीट्स इट्स स्पेसिफिकेशन। देखिए, जब आपने सॉफ्टवेयर बना लिया तो अब आप चेक करेंगे कि जितने भी कंपोनेंट्स आपने सॉफ्टवेयर में बनाए या पार्ट्स या मॉड्यूल्स आपने सॉफ्टवेयर में बनाए, क्या वो सारे पार्ट्स और मॉड्यूल्स वो स्पेसिफिकेशन को अचीव कर रहे हैं जो यूजर्स उससे चाहता था। इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग, इंडिविजुअल आप उसको मॉड्यूल्स को चेक करेंगे इनपुट डाल के कि वो डिज़ायर्ड आउटपुट जनरेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आपस में कंबाइन करके चेक करेंगे
कुछ मॉड्यूल्स को, और एक ओवरऑल टेस्टिंग की जाएगी पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर की। इन दिस फेज द डेवलप्ड प्रोग्राम units or components are integrated and tested as a complete system to ensure that software requirements have been met. After successful testing, the software system is delivered to the customer. अगर आपने जो इंटीग्रेट इंडिविजुअल पहले कंपोनेंट्स को चेक किया, फिर इंटीग्रेट करके चेक किया, फिर एक होल सिस्टम को आपने चेक किया और आप सेटिस्फाई हो गए कि हाँ भैया ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, तो फिर आप उसको कस्टमर के एंड पे इंस्टॉल कर देंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, देखिए फाइनल फेज़ है वाटरफॉल मॉडल का। इस फेज़ में आप जब सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते हैं, डिप्लॉय करते हैं, तो अब सामने वाली जो कस्टमर है, आपका जो भी कस्टमर है, उसको आपको समझाना पड़ेगा कि इसको ऑपरेट कैसे करना, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। जो एक्चुअल में यूजर्स उसको हैंडल करने वाले, उनको उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे इसको सॉफ्टवेयर को हैंडल करना है। उसके बाद अगर इन फ्यूचर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आती है तो वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस बेसिकली ऑनगोइंग फेज है, जो कब तक आएगी हमें भी पता, वारंटी पीरियड है, तब तक तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर कोई एरर आता है तो आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब इसमें लिखा द वाटरफॉल मॉडल इज सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिटरमाइंड। देखिए जब आपके रिक्वायरमेंट्स पहले से आपको पता है तभी वाटरफॉल मॉडल काम में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। ईच फेज इज क्लियरली लेड आउट एंड सिक्वेंशियली फ्लोज टू द नेक्स्ट फेज। सारे फेजेस इंडिविजुअल चलते हैं, पहला फेज कंप्लीट होगा तभी दूसरा फेज चलेगा सिक्वेंशियली। ईच फेज फुली कंप्लीट्स एंड मेक्स अवेलेबल इट्स आउटपुट एज इनपुट ऑफ द नेक्स्ट फेज। पूरा कंप्लीट चलेगा फर्स्ट फेज, जो उसका आउटपुट होगा वो सेकंड फेज का इनपुट होगा। कुछ केसेस में जो वाटरफॉल मॉडल है उसको सक्सेसफुल नहीं मानते, कब कि जब रियल प्रोजेक्ट रियली फॉलो सिक्वेंशियल फ्लो। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो हमने बोल दिया कि ठीक है जो भी प्रोजेक्ट सीक्वेंशियल चलेगा उस केस में वाटर फ्लो मॉडल यूज़ कर सकते हैं। बट जब हम रियल टाइम पे एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं या प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो हमें पता है कि रियली कोई सॉफ्टवेयर होते हैं जो सीक्वेंशियल फ्लो को मानते हैं या फॉलो करते हैं। मोस्टली इट इज़ डिफिकल्ट फॉर कस्टमर्स और टारगेट यूजर्स टू स्टेट ऑल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली। देखिए इसमें हमने पहले ही कहा था कि वाटरफॉल मॉडल तब काम आता है जब आपके रिक्वायरमेंट्स हमको पहले से पता हो। बट जब रियल में जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स इन बिटवीन बदल जाती हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं तो वो कुछ बोलता है, फिर उसको कुछ और याद आ जाता है तो वो कुछ और एड ऑन करवाना चाहता है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द दिस मॉडल कैन नॉट कैटर टू हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स। देखिए जो बड़े हाई रिस्क वाले या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें वाटरफॉल मॉडल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। Advantages of a waterfall model: departmentalization. Departmentalization, it divide the whole process into department. This allows for separate schedules and deadline for each department. देखिए इसमें आपने देखा 5 फेजेस में काम हो रहा है, तो इंडिविजुअल सबके काम डिवाइड हो जाते हैं और सबकी डेडलाइन और सबके अचीवमेंट्स अलग अलग डिसाइड कर दिए जाते हैं कि भैया आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड मॉडल। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि बहुत ईजी मॉडल है, सिक्वेंशियल है। पहला फेज़ कंप्लीट होता है, दूसरे में उसका आउटपुट जो है एज इनपुट चला जाता है, तो समझने में बहुत ईजी है ये। इट इज़ ईजी टू मैनेज मॉडल एज ईच फेज है स्पेसिफिक डिलीवरेबल्स एंड अ रिव्यू प्रोसेस। देखिए सारे जो फेजिस है उनका सबका अपना स्पेसिफिक डिलीवर करने के प्रोडक्ट्स हैं और उनके प्रोसेसेस भी इंडिविजुअल है। मॉडल इजी है, कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं है, ना इसमें ओवरलैपिंग है, सीक्वेंशियल मॉडल है, दैट्स वाई ये इजी होता है, कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं होता है। नो एस्टिमेशन ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। वाटरफॉल मॉडल डज नॉट गिव आइडिया, ये इसके डिसएडवांटेजेस है। वाटरफॉल मॉडल डज नॉट गिव आइडिया ऑफ एस्टिमेटेड टाइम एंड कॉस्ट फॉर ईच फेज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस। हमें नहीं पता होता कि ईच फेज कब तक जाके कंप्लीट होगा, तो उसकी कॉस्टिंग और टाइम एस्टिमेशन नहीं निकाल सकते। डिफिकल्ट टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, पहले कह दिया था कि इसमें सारे चेंज आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है, बाद में इसमें चेंजेस नहीं होते। Once an application is in the testing stage, it is very difficult to go back and change something that was not well thought out in the concept stage. यहाँ पे वापस बैक जाने का कोई तरीका होता है, लीनियर प्रोसेस होता है, सिक्वेंशियल एक के बाद एक चलते हैं, बैक जाने का तरीका नहीं होता। नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट इज़ नॉट अ गुड मॉडल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम एज दे हैव मैनी ओवरलैपिंग एंड इंटरलीव्ड मॉड्यूल्स विच वाटरफॉल मॉडल कैन नॉट हैंडल। देखिए जब कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर बनते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग होती है, एक दूसरे मॉडल्स को एक दूसरे फिजिक्स को साथ चलाना पड़ता है, जो वाटरफॉल मॉडल में पॉसिबल नहीं है। यहाँ ओवरलैपिंग नहीं होती है और एट ए टाइम सिर्फ एक ही फेज काम करता है।